ये नहीं कि 1-2 दिन का या 2 दिन का आपको डायरिया हुआ या कॉन्स्टिपेशन हुई तो आपने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उसको डायग्नोज कर दिया, ठीक है। तो 6 मंथ्स की एटलीस्ट हिस्ट्री होनी चाहिए और उसमें एब्डोमिनल पेन और अल्टर्ड बाउल हैबिट्स की हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसके अंदर बेसिकली है वो ये कि एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, ठीक है। Okay, so although microscopic inflammation has been documented in some patients, लेकिन ये still under study है। Symptoms may be continuous or intermittent, यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेसिकली स्ट्रेसफुल लाइफ गुजर रही है तो उस वक्त आपके सिम्टम्स इंक्रीज हो जाए, और जब आप जैसे वेकेशन में हैं या स्ट्रेस फ्री लाइफ आपकी हो रही है तो आपकी जो है सिम्टम्स वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। Adolescents and young adult women are most commonly affected. मेल जरा कम इफेक्टेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेल्स इफेक्टेड नहीं होते, लेकिन यूजुअली टीनेजर्स इसमें ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं और यंग फीमेल्स और फीमेल वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं बिकॉज उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, ये सारा फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी आपकी जो स्ट्रेस होती है, आपकी डिप्रेशन होती है, वो आपकी बॉडी सिम्टम्स के तौर पर प्रेजेंट करता है, आपको एब्डोमिनल पेन कराता है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन करा सकता है, आपके बाउल हैबिट्स को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। So young women are affected 2-3 times more often than men. ओके जी, सो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली इसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं। एक तो ये कि एबनॉर्मल मोटिलिटी होती है इसके अंदर। एबनॉर्मल मोटिलिटी के अंदर आपका वैरायटी ऑफ एबनॉर्मल मायोइलेक्ट्रिकल एंड मोटर एबनॉर्मलिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली क्या होता है कि आपके एबनॉर्मल जो है वो मोटिलिटी स्टार्ट जाती है, कभी जो है ज्यादा मोटिलिटी होगी तो उन पेशेंट्स को डायरिया रहेगा, जिनकी कम मोटिलिटी होती है उनको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन रहेगी, और कभी कभी ऑल्टरनेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मोस्ट प्रॉब्ली कई स्टूडेंट्स ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि डॉक्टर्स तो अक्सर जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है क्योंकि उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। विसरल हाइपरसेंसिटिविटी, patients often have a low visceral pain threshold or may report rectal urgency despite small rectal volumes of stool. अच्छा, ये बहुत कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी के अंदर कि वो कंप्लेन करते हैं कि मैं सुबह नाश्ता करता हूँ और मुझे फौरन ही वॉशरूम भागना पड़ता है, ठीक है। सो ये जो है कंप्लेन बहुत कॉमन कंप्लेन है। अच्छा, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, इट इज पोस्टुलेटेड दैट डाइटरी फैक्टर्स, मेडिकेशंस, antibiotics or infections may increase intestinal permeability, leading to intestinal inflammation that may contribute to alterations in intestinal motility or visceral hypersensitivity. ठीक है, डिफरेंट आप जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं या जिनको बार बार इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते रहते हैं तो उनकी भी जो आपकी इंटेस्टाइनल होती परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो वो भी एक पैथोफिजियोलॉजी में से इंक्लूडेड है। Psychosocial abnormalities, more than 50% of patients with IBS have underlying depression, anxiety or somatization. जैसे मैंने पहले बताया कि ये बेसिकली एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक कॉज नहीं है ये, ठीक है। और ये बेसिकली एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, ठीक है। जब आप बाकी सारी डिजीजेस को, ऑर्गेनिक डिजीजेस को, सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन को आप रूल आउट कर लेते हैं, तब आप पेशेंट को लेबल करते हैं कि उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ठीक है। अच्छा, सोमेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो बेसिकली वो है सॉरी, सोमेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपके जो डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है, जो आपके दिमाग के कुछ स्ट्रेस है, जो आपका एग्जाम हो रहा है या फाइनल एग्जाम होना है या कोई जॉब का इंटरव्यू है, ठीक है, इस किस्म के जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, उसमें आपकी बेसिकली जो एंजाइटी और डिप्रेशन है वो प्रेजेंट करिए विद बॉडीली पेन के साथ, यानी है एक्चुअली फंक्शन, यानी दिमागी मसला है, एक्चुअली साइकोलॉजिकल मसला है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन हो रही है वो बॉडी पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम सोमेटाइजेशन। सो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स बेसिकली डिफरेंट होते हैं कि ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स हो सकती हैं। ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स में यानी कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी उसको डायरिया हो रहा है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन बहुत जरूरी होता है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होता है। मोस्ट प्रॉब्ली आधे स्टूडेंट्स ने खुद भी ये चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस की होगी एग्जाम्स के दिनों में खासतौर पे कि उनको क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन रहता है, ठीक है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड डिस्टेंशन, यानी कि जो है वो हर वक्त जो है ना गैस बनी रहती है,
मुझे चैट भी चेक करनी है, एक सेकेंड। ओके, सो एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड डिस्टेंशन होती है, गैस की शिकायत रहती है उनको अक्सर। सो ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स किस तरह प्रेजेंट करती है आपके उसके अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर? Constipation variably results in complaints of hard stools of narrow caliber or infrequent defecation less than 3 per week bowel movements। यानी जिस पेशेंट को जो है predominantly constipation के symptoms होते हैं, ये रोल नंबर 37 क्या कहना चाह रहे हैं भाई? सो जिन लोगों को प्रीडोमिनेंटली जो है ये कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होती है, उनको 3 पर वीक भी स्टूल पास हो सकता है, ठीक है। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रीडोमिनेंटली डायरिया की कंप्लेन होती है, तो उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट जो है वो लूज स्टूल्स होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, कम वॉल्यूम होता है, लेकिन इसमें खास बात क्या होती है, अर्जेंसी होती है, यानी बस फौरन भागना है, ठीक है। तो 3 पर डे भी होता है, और यूजुअली आईबीएस के पेशेंट्स को मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा ये मसला होता है कि सुबह नाश्ता किया, उनको फौरन वॉशरूम भागना पड़ता है। पोस्ट प्राइमरी अर्जेंसी इज कॉमन, जैसा भी मैंने बताया, खाना खाया, अक्सर ओपीडी में पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि बस मैंने खाना खाया और मुझे जो है वो वॉशरूम भागना पड़ता है। Characteristically, one feature generally predominates in a single patient. दोनों चीजें हो सकती हैं, यानी प्रीडोमिनेंटली कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, प्रीडोमिनेंटली डायरिया हो सकता है, या ऑल्टरनेटिंग भी हो सकता है, यानी एक ही पेशेंट को दोनों सिम्टम्स भी हो सकते हैं। एब्डोमिनल पेन की क्या प्रेजेंटेशन होती है? बेसिकली पेन फ्रीक्वेंटली इज डिफ्यूज विदाउट रेडिएशन, यानी पूरे के पूरे पेट में अक्सर मोनोरे एंड क्रैम्प पेन होता है, ठीक है। कॉलिक ही हो सकता है या क्रैम्पिंग इन नेचर होता है। कॉमन साइट्स ऑफ पेन इंक्लूड द लोअर एब्डोमेन, स्पेसिफिकली द लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट होता है, वहाँ पे सिग्मोइड कोलॉन होता है बेसिकली आपका। तो होता ये है कि क्योंकि हर वक्त उनको वॉशरूम भागने की जल्दी होती है, तो अक्सर जो है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट होता है जहाँ सिग्मोइड कोलॉन होता है आपका, वहाँ पे उनको एब्डोमिनल पेन रहता है यूजुअली, ठीक है। और उनको हर वक्त, और जब वो डिफिकेट करते हैं तो उसके बाद जो है वो पेन रिलीफ हो जाता है। Acute episodes of sharp pain are often superimposed on a more constant dull ache। यानी जब जैसे खाना खाया, वॉशरूम भागना है, तो उससे पहले उनको टीसन भी उठ सकती हैं, कि एक्यूट पेन भी महसूस हो सकता है। मील्स व प्रेस्पिरेट पेन, जैसे मैंने बताया, ये ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं बेसिकली। तो इवन जैसे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं भाई हमारा कलेजा जल रहा है और सीने में आग लगी हुई है और मैदा जल रहा है, तो आप उनको कितनी भी मेडिकेशन दे दें, लेकिन उनका जो हार्टबर्न होता है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि बेसिकली इसका इफेक्ट साइकोलॉजी से होता है। डिफिकेशन कॉमनली इम्प्रूव्स पेन बट मे नॉट फुली रिलीव इट, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि डिफिकेशन के बाद यूजुअली पेन रिलीव होता है, कभी कभी नहीं भी होता। पेन फ्रॉम presumed gas pockets in the spleen flexure may masquerade anterior chest pain or left upper quadrant abdominal pain, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बल्कि कभी नहीं, काफी दफा ये होता है कि ईयर के अंदर ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो उनको लगता है कि उनको जो हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि गैस का पेन इतना शदीद होता है कि वो समझ, कभी सीने में इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, तीसरे उठ रही होती है, बेसिकली वो गैस की वजह से हो रही होती है, ब्लोटिंग की वजह से हो रही होती है। तो पेशेंट समझते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है और वो इमरजेंसी में लैंड करते हैं, और वो होता है एक्चुअली सिर्फ गैस का पेन है, ठीक है। मैं साथ साथ एक्चुअली चैट भी चेक कर दे रहा हूँ, लेकिन चैट में कोई लिख नहीं रहा कुछ। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं हम। सो एडिशनल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में? एक तो हमने स्टडी कर ली कि भाई ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स होती हैं, दूसरा हमने एब्डोमिनल पेन, ये दो मेन सिम्टम्स इसके होते हैं। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? क्लियर और वाइट म्यूकोरिया हो सकता है, यानी जैसे आप डिसेंट्री में आप पढ़ते हैं कि आपका म्यूकस होता है, वैसे ही इसके अंदर भी म्यूकस जो है वो स्टूल में आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा डिस्पेप्सिया एंड हार्टबर्न, मैंने भी बताया कि पेशेंट्स स्पेशली फीमेल्स हैं ओपीडी में बहुत ज़्यादा आती हैं, जिनको हर वक्त
सीने में जलन रहती है, हार्टबर्न रहता है, डिस्पैचिया रहता है, वो आप कितनी भी मेडिकेशन दे दें उनका वो हार्टबर्न बेहतर नहीं होता, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू एक्चुअली साइकोलॉजी, ऑर्गेनिक कॉज नहीं होती। फिर नॉजिया एंड वोमिटिंग रहता है, शायद आपने कभी फील किया होगा कि एक्सट्रीम स्ट्रेस में आप होते हैं तो आप नॉजिएटेड फील करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेस कैन कॉज नॉजिया एंड वोमिटिंग। सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, उसके अलावा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी हैव बीन नोटेड। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जब आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो या कोई आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी हो या कोई आपका स्ट्रेसफुल इवेंट होने वाला हो जो आपको फेस करना हो, तो आप बेहतर है कि अपना ब्लैडर एम्प्टी कर दें, ठीक है, क्योंकि जब आप एंग्जाइटी में होते हैं तो आपका जो है आपको यूनिट फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, अर्जेंसी हो जाती है, ठीक है, तो वो भी रिलेटेड टू स्ट्रेस है। वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स इन द पेरीमेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, comorbid fibromyalgia, again fibromyalgia is again also associated with psychological symptoms, ठीक है। स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स मैंने अभी बताया कि इट्स ऑल रिलेटेड टू स्ट्रेस, ठीक है। डिस्पाइट अपैरेंटली सीवियर सिम्टम्स पेशेंट डू नॉट लूज वेट एंड आर कॉन्स्टिट्यूशनली वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट को कितना भी डायरिया हो रहा हो, कितना भी दिन में 3 से 4 दफा डायरिया हो रहा हो उसको, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा हो, लेकिन उसका वेट लूज नहीं होता, उसको अनीमिया नहीं होता, वो फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी, अच्छा वाला आपको बिल्कुल नॉर्मल इंसान मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसकी कंप्लेन होगी, वो जब ओपीडी में आएगा तो इतनी डायरिया की कंप्लेन करेगा तो आप कहेंगे इसको तो मैलनरिश्ड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इट्स ऑल साइकोलॉजिकल तो इसमें एक्चुअली फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी डिजीजेस को रूल आउट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री जो आपको पॉइंट्स पूछने होते हैं ऑन हिस्ट्री, ओपीडी में जो पेशेंट आता है या एडमिटेड पेशेंट को होता है, तो आपको जो ऑर्गेनिक पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए जो आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं वो बेसिकली होते हैं आपके ऑनसेट इन द मिडिल एज ओल्डर, यानी अगर कोई जो है एल्डरली पेशेंट आया है तो आप उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं सोचने बैठ जाएंगे, ठीक है। एक्यूट सिम्टम्स यानी अगर 1-2 दिन की हिस्ट्री डायरिया की तो फिर आप इन्फेक्टिव कॉज को सोचेंगे, आप आईबीएस को 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में नहीं सोचेंगे, और उसके लिए क्रोनिसिटी इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव सिम्टम्स, अगर पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, अगेन दिस इज नॉट फंक्शनल और साइकोलॉजिकल, यू हैव टू रूल आउट ऑर्गेनिक कॉजेज। नॉक्टर्नल सिम्टम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो आप पूछते हैं कि भाई रात को तो आपको नहीं उठना पड़ता सोने के बाद, तो पेशेंट अक्सर कहता है कि नहीं, जब मैं सो जाता हूँ उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ, ठीक है, तो ये जो है अगर नॉक्टर्नल सिम्टम्स है, रात को उठना पड़ता है सोने के बाद भी डायरिया के लिए, तो फिर ये ऑर्गेनिक कॉज है। एनोरेक्सिया, वेट लॉस हो रहा है, अगेन दिस इज ऑर्गेनिक कॉज, दिस इज नॉट फंक्शनल। फीवर आ रहा है, रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस डायरिया हो रहा है, स्टेटोरिया हो रहा है यानी फैट लॉस हो रहा है अगर स्टूल के अंदर, ठीक है, या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि पेशेंट को जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ठीक है। अच्छा जी, तो डायग्नोसिस के लिए बेसिकली हमारे पास रोम 4 क्राइटेरिया है, 2016 में इसको अपडेट किया गया था, उसके बाद से तो अभी नहीं आया बनिया, तो ये इसमें ये था कि आपकी डायग्नोसिस के लिए यू रिक्वायर दैट पेशेंट हैव हैड रिकरेंट एब्डोमिनल पेन on average at least 1 day per week during the previous 3 months, and 3 months की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा पहले भी क्रोनिसिटी इंपॉर्टेंट है, तो 3 मंथ्स के अंदर अगर हर वीक में एक दफा भी उसको कोई सिम्टम होता है या एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, और उसके साथ 2 या ये जो नीचे 3 जो आपके दिए हुए क्राइटेरिया उसमें 2 या 2 से ज्यादा हो, तो फिर आप उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायग्नोज कर सकते हैं। यानी वो जो 3 महीने का पेट का दर्द है वो एसोसिएटेड है टू डेफिकेशन, या एसोसिएटेड विद अ चेंज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी, या फिर एसोसिएटेड विद चेंज इन स्टूल फॉर्म और अपीयरेंस, ठीक है। एक दफा और रिपीट कर लेते हैं इस क्राइटेरिया को, 2016 रोम क्राइटेरिया है और डायग्नोसिस ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें है कि आपका हिस्ट्री होनी चाहिए पेशेंट की रिकरेंट एब्डोमिनल पेन और एवरेज ऑफ एटलीस्ट 1 डे पर वीक, यानी हफ्ते में एक दफा भी अगर इसको एब्डोमिनल पेन हुआ था प्रीवियस 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है, 3 मंथ्स की हिस्ट्री होना लाजमी है, और वो पेन जो है आपका एब्डोमिनल पेन वो एसोसिएटेड है आइदर विद डेफिकेशन, associated with a change in stool frequency,
associated with a change in stool form or appearance, इसमें से दो या दो से ज़्यादा अगर उस abdominal pain के साथ associated है तो फिर you can label that patient as irritable bowel syndrome, और साथ साथ वो जो हमने alert features अभी पढ़े हैं वो ना हो तो फिर आप उस patient को irritable bowel syndrome diagnose कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है बेसिकली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, जहन में रखने के लिए कि बेसिकली इसमें 4 पैटर्न्स हो सकते हैं। एक में डायरिया प्रीडोमिनेंट होता है जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट होता है, एक मिक्स्ड डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, और एक अनक्लासिफाइड भी होता है। सिम्टम्स कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग 3 सबटाइप्स। ये बेसिकली डिफरेंट पैटर्न्स है ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मैंने पहले भी समझाया कि एक ही तरह प्रेजेंट नहीं करते, डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई डायरिया के साथ, कोई कॉन्स्टिपेशन के साथ, कोई जो है वो दोनों के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अलार्म फीचर्स ये इंपॉर्टेंट है इन, जब आप पेशेंट को देखते हैं हिस्ट्री बेसिस पे, चाहे ओपीडी में देखें या एडमिटेड पेशेंट को देखें, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये अलार्म फीचर्स को ज़रूर रूल आउट करें कि ये ना हो कि आप किसी को आईबीएस लेबल कर दें और वो एक्चुअली ऑर्गेनिक कॉज हो और सीरियस हो जाए पेशेंट, ठीक है। सो अच्छा, अगर आईबीएस आपका बिल्कुल कंफर्म आ रहा है तो फिर लैब टेस्टिंग की नीड नहीं होती, लेकिन जो है यूजुअली हम करते हैं, हम लोग जो करते हैं बेसिकली वो सीबीसी, यूसी और स्टूल या तो मैंडेटरी कराते हैं या एल्ब्यूमिन भी कराते हैं टू रूल आउट ऑर्गेनिक कॉजेस, ठीक है। So the American College of Gastroenterologists does not recommend laboratory testing or diagnostic imaging in patients younger than 50 years with typical signs, symptoms and without the following alarm features, ठीक है। अगर वेट लॉस नहीं है, ये सारे अलार्म फीचर्स हैं, अगर ये मौजूद है तो फिर आपको उनका थॉरो वर्कअप कराना है, आप फिर पेशेंट को छोड़ नहीं सकते आईबीएस लेवल करके, ठीक है। तो अगर पेशेंट अगर 50 ईयर ओल्ड है या उससे ज़्यादा है, वेट लॉस हो रहा है, उसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है, अगर किसी 50 ओल्ड प्लस मेल को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, देन यू नीड टू डू अ कोलोनोस्कोपी, ठीक है। ये ना हो कि कोलोन कैंसर को आप मिस कर दें। अच्छा, फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक जीआई इलनेसेस, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, सीलिएक फ्लू की या कोलोरेक्टल कैंसर की, देन यू नीड टू डू कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी, जो भी डिजीज आप मतलब उसकी हिस्ट्री होगी, आप उसको छोड़ नहीं सकते। रेक्टल ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, अगेन दिस इज एन ऑर्गेनिक कॉज। नॉक्टर्नल सिम्टम्स हो रहे हैं, पहले भी डिस्कस किया था कि नॉक्टर्नल सिम्टम्स कैन नॉट बी इन आईबीएस। पेशेंट एज 50 ईयर्स एंड ओल्डर, मेल जेंडर, हमने पहले ही फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि फीमेल्स में ज़्यादा आईबीएस होता है, तो मेल जेंडर है, ओल्डर एज है, तो आप आईबीएस नहीं सोचेंगे। सो दे शुड हैव अ मोर एक्सटेंसिव वर्कअप इंक्लूडिंग कॉलोनोस्कोपी, ठीक है। जब तक आप कॉलोनोस्कोपी से उसको रूल आउट नहीं करेंगे ऑर्गेनिक कॉजेज को, तब तक आप जो है उसको आईबीएस लेवल नहीं कर सकते। सो इन्वेस्टिगेशन, अगर आपके अलार्म फीचर्स आ रहे हैं या आपको रूल आउट करना है कि आप हिस्ट्री बेसिस पे आप कंफर्म नहीं है कि आईबीएस है, तो अगर आपको दूसरे ऑर्गेनिक कॉज को रूल आउट करना है तो फिर आप सीबीसी कराएंगे। उसके अंदर आप अनीमिया देखना चाहते हैं, आप इन्फ्लेमेशन देखना चाहते हैं, उसका टीएलसी काउंट देखना चाहते हैं, प्लेटलेट काउंट देखना चाहते हैं, अगर इन्फेक्शन हो तो प्लेटलेट्स हो सकते हैं, सही है। अगर कोई ऑर्गेनिक कॉज होगी तो अनीमिया भी होगा, ठीक है। यूरिन फंक्शन टेस्ट, जो आईबीएस का पेशेंट होता है वो कभी डिहाइड्रेट नहीं होता, ठीक है। सो यूसी विल हेल्प यू कि डिफरेंशिएट कि ये ऑर्गेनिक कॉज है या ये जो है वो आईबीएस है। सो यूसी वुड बी नॉर्मल इन आईबीएस बट विल बी deranged in other organic causes. Stool examination for ova and parasites, enteric pathogens, leukocytes, Clostridium difficile, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा आईवी एंटीबायोटिक्स या ओरल एंटीबायोटिक्स मिली होती है, उनको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से डायरिया हो सकता है, तो वो चेक करना चाहिए। जियार्डिया की वजह से प्रोलॉन्ग क्रोनिक डायरिया हो सकता है, तो वो भी चेक करना होता है, मेबियासिस भी करा सकता है। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्टिंग टू एक्सक्लूड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन पेशेंट्स विद डायरिया एंड टू स्क्रीन फॉर लैक्टोज और फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। कई पेशेंट्स का आपने सुना होगा दूध पी के डायरिया हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस का भी आपको चेक करना है, उसके लिए हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्टिंग होती है, ठीक है। सॉरी, उसकी बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के लिए होती है। टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडीज चेक करेंगे फॉर सीलिएक डिजीज। So tissue transglutaminase antibody testing and small bowel biopsy in IBS
डायरिया प्रीडोमिनेंट डिजीज, जिनको डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है आईबीएस के पेशेंट्स को, उनको लिए आप सीवियर डिजीज को रूल आउट करेंगे टीटीजी टेस्टिंग करा के। थायराइड फंक्शन टेस्ट, अच्छा थायराइड फंक्शन टेस्ट आप दोनों में कराएंगे, यानी कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को प्रीडोमिनेंट है तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म चेक करेंगे, अगर डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो आप हाइपरथायरॉयडिज्म को चेक करेंगे। सीरम कैल्शियम टेस्टिंग, जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हाइपरकैल्सीमिया होता है एंड हाइपरकैल्सीमिया कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, तो वो भी कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन है। ईएसआर एंड सीआरपी, कोई भी इन्फ्लेमेटरी एंड इन्फेक्टिव पैथोलॉजी होगी तो उसमें ईएसआर या सीआरपी इंक्रीज होगा, तो फिर आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस होती हैं टू रूल आउट ऑर्गेनिक कॉजेस ऑफ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। मैनेजमेंट बेसिकली इसमें मैनेजमेंट क्या है, कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट, रीअश्योरेंस एंड एजुकेशन। रीअश्योरेंस के तरीके से बेसिकली आपने पेशेंट को जो है आराम से बिठा के उसको टाइम देना है, उसको समझाना है कि भाई आपका थोड़ा स्ट्रेस की वजह से है, साइकोलॉजिकल है ये, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपकी बहुत बिजी ओपीडी है, योर फिजिशियन, और आपकी बहुत हेक्टिक ओपीडी है, देन यू कैन रेफर द पेशेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट, ताकि वो जो है वो पेशेंट को टाइम दे सके और पेशेंट को काउंसलिंग कर सके, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप मेडिकेशन देते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल द पेशेंट नीड्स इज एक्चुअली साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। सो पेशेंट को एजुकेट करना है। हमारी पॉपुलेशन के साथ मसला ये होता है कि अक्सर अनएजुकेटेड होती है, तो उनको ये समझाना है कि आपके स्ट्रेस की वजह से या साइकोलॉजिकल है मसला, तो वो नहीं समझ पाते एंड वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाना चाहते कि हम पागल के डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। तो इस किस्म की जो है वो बेसिकली थॉट प्रोसेस होती है लोगों की, ठीक है। So this includes identifying and responding to the patient's concern, जो समझ सकता है उसको जरूर आप प्लीज समझाएं। Careful explanation of the pathophysiology and natural history of the disorders, setting realistic treatment goals and involving the patient in the treatment process, यानी उसको अवेयर करना है, उसको जो है वो टेक्निक सिखानी है कि किस तरह स्ट्रेस को रिलीव किया जाए। मॉडरेट एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल। आपने सुना होगा कि वॉकिंग जो है वो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में शामिल है बेसिकली, ठीक है। यानी वॉकिंग जब आप करते हैं, जॉगिंग की बात नहीं हो रही, वॉकिंग जब आप करते हैं तो आपके एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। भाई मोहम्मद जकी शेख ने रेस हैंड किया, सवाल ओके। सो बेसिकली मैं क्या कहती हूँ, मॉडरेट एक्सरसाइज या वॉकिंग जो हम करते हैं, वॉकिंग से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं एंड एंडोर्फिन्स बेसिकली आपके फील गुड हार्मोन्स होते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, आपका मूड एलिवेट करते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। सो दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स को भी वॉकिंग एडवाइस की जाती है और मॉडरेट एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है ताकि दे फील अ बिट बेटर, डिप्रेशन और एंजाइटी बेहतर हो। अच्छा, डाइटरी थेरेपी बेसिकली एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसके अलावा डाइटरी थेरेपी यानी आप उनको एडवाइस क्या करेंगे, क्या खाना पीना है, किस तरह उन्होंने जो है डाइट का ख्याल रखना है। फाइबर सप्लीमेंटेशन में इंप्रूव द सिम्पटम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एंड जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है आप उसको एडवाइस, इसफोगॉल हस्क सबने नाम सुना होगा, ठीक है, दैट इज फाइबर, नेचुरल फाइबर है इसफोगॉल हस्क, वो एडवाइस करते हैं पानी के साथ, ठीक है। Judicious water intake is recommended in patients who predominantly experience constipation, यानी कॉन्स्टिपेशन की एक मेजर वजह पानी की कमी होती है। सब लोगों में, सिर्फ आईबीएस के पेशेंट्स में नहीं, जितने भी पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन के होते हैं उनकी एक मेजर वजह लैक ऑफ वाटर इनटेक होती है। सो आप इंक्रीज वाटर इनटेक एडवाइस करेंगे, ठीक है। और वाटर काम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं होता, बल्कि जो मसल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, लिथार्जी फील हो रही होती है, हेडेक्स हो रहे होते हैं, वो भी जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं। तो जब पेशेंट अच्छा वाटर इनटेक करता है तो उसके बॉडीली सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। कैफीन अवॉइडेंस में लिमिट एंजाइटी एंड सिम्टम एक्सेलरेशन, जो लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं उनको भी एंजाइटी सिम्टम्स होते हैं, कई बार लोगों को ट्रेमर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कैफीन की वजह से। लेग्यूम लेंटल्स अवॉइडेंस, क्योंकि लेग्यूम्स और लेंटल्स होते हैं, दालें और बीन्स वगैरह जो होती हैं वो गैस प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करती है, उसकी वजह से गैस की वजह से जैसे मैंने पहले बताया तीसरा होती है ब्लोटिंग होती है, तो वो भी अनकम्फर्टेबल होता है। तो वो बताते हैं कि भाई आप
कि ज़रा अवॉइड करें ये खाने, ठीक है। लैक्टोज, फ्रुक्टोज और फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पोलियोज शुड बी लिमिटेड। यानी कुछ पेशेंट्स को जो है वो मीठे से इशू होता है, फल खा के भी डाइजेशन अच्छी नहीं होती, तो उनको कहा जाता है कि आप नोट करें कि किन खानों से आपको जो है वो इंडाइजेशन होती है या ट्रबल करता है, तो आप उनको अवॉइड कीजिए, ठीक है। फैटी फूड्स, अल्कोहल, स्पाइसी फूड्स, ग्रेन्स आर पोorly टॉलरेटेड। अक्सर आपने सुना होगा कि पेशेंट्स को जिनको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है उनको स्पाइस इंटॉलरेंस भी होती है, यानी थोड़े से मिर्चे खा लें, बारबेक्यू खा लें तो उनको जो डायरिया लग जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, अर्जेंसी हो जाती है वॉशरूम भागने की। तो ऐसे लोगों को जो है हम एडवाइस करते हैं कि आप इन ऐसे खानों को अवॉइड करें। पेशेंट को खुद नोट करना है कि उसको किन खानों से जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनको उसमें अवॉइड करना है, ठीक है। So probiotics are being studied for the use in decreasing IBS symptoms. Probiotics basically आजकल डिफरेंट नामों से अवेलेबल है। एक तो जैसे N4 साशी के नाम से अवेलेबल है, एंटीरियो जर्मिनोमा के नाम से शायद आपने कभी सुना होगा, एंटीरियो जर्मिनोमा के नाम से भी अवेलेबल है। बेसिकली प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, इनका काम ये होता है कि आपका गट की जो नेचुरल फ्लोरा होता है, बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, उसको प्रमोट करते हैं, उसको रीग्रोथ कराते हैं। उससे क्या होता है कि वो आपकी डाइजेशन और आपकी अच्छी मोटिलिटी और जो आपका जो नॉर्मल जो गट हो रहा है जब वो वापस आएगा तो आपका गट ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो प्रोबायोटिक्स आर ऑल्सो हेल्पफुल। एक नेचुरल प्रोबायोटिक आपकी दही है, बेसिकली योगर्ट जो है, योगर्ट आपका नेचुरल प्रोबायोटिक है। तो अगर आप बाहर से ये फार्मेसी वाले प्रोबायोटिक्स नहीं खरीदना चाहते तो सिंपल यू कैन एडवाइज योगर्ट और द नेचुरल प्रोबायोटिक, ठीक है। फार्माकोथेरेपी, फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स आप क्या क्या, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रीडोमिनेंट टाइप क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। जो भी उसके सिम्टम होंगे तो बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट इसमें नहीं होती। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी पेट में दर्द हो रहा है तो आप एंटीस्पास्मोडिक्स दे देंगे, ठीक है। डिफरेंट एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं उसमें, क्योंकि हमने कहा था कि क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होता है, कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होता है, तो उसमें एंटीस्पास्मोडिक एजेंट्स आप दे सकते हैं। एंटी डायरियल एजेंट्स, जिसको डायरिया प्रीडोमिनेंट होगा तो उसमें लोपेरामाइड या डाइफेनॉक्सिलेट दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एंटी कॉन्स्टिपेशन एजेंट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी आप एडवाइस कर सकते हैं। बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स होते हैं, वो भी एडवाइस कर सकते हैं। प्रोकाइनेटिक एजेंट, जिन लोगों को नोजिया प्रीडोमिनेंट रहता है, वोमिटिंग रहती है, उनको भी ये आप प्रोकाइनेटिक्स एडवाइस करते हैं, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स तो बहुत सारे हैं, थोड़ा जो सेफर हैं वो आपका TCS भी हैं, SSRIs भी होते हैं। TCS में आपका एमिप्रामीन, एमिट्रिप्टिलिन, ये थोड़ा आपका नींद में भी हेल्प करता है, तो आपकी रात की नींद भी बेहतर हो जाएगी और आपकी बेसिकली डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो आपके बेहतर होंगे, ठीक है। इसके अलावा सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट होते हैं फॉर डायरिया। डायरिया के बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए आपके पास बहुत सारे दवाइयों के ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, फिर नॉन एब्जॉर्बेबल एंटीबायोटिक्स होती हैं ऑल्टरिंग द बैक्टीरियल फ्लोरा एंड गैस फॉर्मेशन। रिफ्लैक्सामिन जो होती है इट्स अ नॉन एब्जॉर्बेबल एंटीबायोटिक। इसका मेन रोल जो आपने पढ़ा होगा वो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में पढ़ा होगा। अगर आपने CLD पढ़ लिया है, मुझे नहीं पता अभी पढ़ा है कि नहीं, CLD अगर आपने पढ़ लिया, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी अगर चैप्टर पढ़ लिया है तो जो है वो मेन इसकी जो वर्क है या यूज़ है वो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में है रिफ्लैक्सामिन का। लेकिन इसका रोल जो है अब इसमें भी यूज होता है, ये नॉन एब्जॉर्बल एंटीबायोटिक के तौर पे यूज होता है इसमें IBS के अंदर वैक्सीन। ओके, सो साइकोलॉजिकल थेरेपी। साइकोलॉजिकल थेरेपी में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है CBT जिसे कहते हैं। CBT बेसिकली या तो साइकोलॉजिस्ट करते हैं या जो है वो साइकियाट्रिस्ट करते हैं। उसमें डिफरेंट सेशंस होते हैं और इट्स अ वेरी गुड थेरेपी और बहुत हेल्प आउट करती है डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट्स को। तो आपकी जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दैट वुड हेल्प इन दीज IBS सिम्पटम्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स डिफरेंट है। एक तो जैसे हमने वॉकिंग डिस्कस की, उसके अलावा मेडिटेशन है, योगा है, ठीक है। आप पेशेंट्स को ब्रीदिंग एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप यूट्यूब से सीख के पेशेंट्स को
बता सकते हैं, थोड़े बहुत मेडिटेशन के सिखा सकते हैं कि 5 to 10 मिनट्स अगर पेशेंट अपने आप को रोजाना दे दे, क्वाइट प्लेस में बैठ के मेडिटेट करे, तो वो भी रिलैक्सेशन टेक्निक है। हिप्नोथेरेपी बेसिकली, हिप्नोथेरेपी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन इट्स सपोज टू बी, इट्स पार्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकेट्री, एंड इसमें भी कहते हैं कि बेनिफिशियल है कई पेशेंट्स में, बट ऑफ कोर्स इसके ऊपर जिसके एक्सपर्ट्स हैं साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट, वो ही बेहतर इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। So patient education, okay. So patient education remains the cornerstone of successful treatment of irritable bowel syndrome. यानी पेशेंट को आपने अवेयर करना है, उसको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत होती है। इन पेशेंट्स को टाइम की एक्चुअली जरूरत होती है, दवाई से ज़्यादा टाइम की जरूरत होती है, आपकी सुनने की जरूरत होती है। वो सिर्फ चाहते हैं कि डॉक्टर हमारी बात सुनने को, हमारी हमारी परेशानी सुनने को बेसिकली, ठीक है। तो टीच द पेशेंट टू आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स, ठीक है, एंड टू डेवलप अवॉइडेंस टेक्निक्स, जो उनको जो कंडीशंस एंजाइटी पे आती हैं अगर उनको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, या उनको किस तरह फेस करना है, किस तरह बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं, उसमें उनकी हेल्प करें। अगर आप खुद क्वालिफाइड नहीं हैं या आपको टेक्निक्स नहीं आती, तो फिर आप उनको साइकोलॉजिस्ट को रेफर करें। मैनी पेशेंट्स सक्सेसफुली मैनेज देयर सिम्पटम्स विद अटेंशन टू डाइटरी ट्रिगर्स, स्पेशली जैसे हमने डाइटरी ट्रिगर्स जो डिस्कस किए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी जिसको स्पाइस इंटॉलरेंस है वो नहीं जाके बारबेक्यू खाने बैठ जाए या कोरमे खाने बैठ जाए, जाहिर से तो उसको पेट में दर्द होता रहेगा, उसको डायरिया होगा, तो तकलीफ होगी, वॉशरूम में टाइम लगाना पड़ेगा उसको। सो जो आपके ट्रिगर्स हैं, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो आप दूध और दूध से बनी चीज़ों को दूर रहता ही आप खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली पेशेंट को खुद भी नोट करना है कि उसको कौन से फूड आइटम से जो है ये सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं, तो उसको उनसे दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। I think this is the last slide. So prognosis basically irritable bowel syndrome is a chronic relaxing disorder. यानी basically जिसको ये होता है वो यूजुअली लाइफ लॉन्ग होता है या लॉन्ग टर्म होता है, और इसमें जैसे मैंने पहले समझाया था कि ये आता जाता रहता है। जब आपका एग्जाम टाइमिंग होगी तो ये सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, जब आपका कोई स्ट्रेसफुल जॉब एक्सपीरियंस चल रहा होगा तो आपका बढ़ जाएगा, अगर आप घर तब्दील कर रहे हैं वो भी स्ट्रेसफुल होता है। इस किस्म के स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, खुदा खासा किसी फैमिली मेम्बर की डेथ होती है, तो जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं लाइफ में, उसमें आपकी सिम्टम्स बढ़ जाएंगे स्ट्रेस की वजह से, या डिप्रेशन हो रही है। और क्रोनिक होता है, आता जाता रहता है, ठीक है। जब आप हैप्पी होंगे, आपका लाइफ बिल्कुल अच्छी जा रही है, आप वेकेशंस के ऊपर हैं, तो आपके सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप कहेंगे भाई मेरे तो अभी डायरिया ही नहीं हो रहा, बिल्कुल मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ, ठीक है। क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें रिकरेंट सिम्टम्स होते हैं वेरिएबल सिवियरिटी की, कभी बहुत सिवियर, कभी हल्का, कभी नहीं, ठीक है। हाउएवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिमेन सिमिलर टू दैट ऑफ जनरल पॉपुलेशन। वैसे मैंने पहले बताया था, कोई एनीमिया नहीं होगा, कोई फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग नहीं होगी, कोई आपका वेट लॉस नहीं होगा, कोई एनोरेक्सिया नहीं होगा, कोई आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला ये है क्योंकि इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो ये आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। आपको बार बार तो वॉशरूम भागना पड़ रहा है, आप मीटिंग में और आपको पेट में मनोर पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इट्स अ वेरी इरिटेटिंग एंड डिस्टर्बिंग कंडीशन, ठीक है। So IBS does not increase the mortality or the risk of inflammatory bowel disease or cancer. इसका कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है, inflammatory bowel disease से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। Patients with irritable bowel syndrome may carry an increased risk of ectopic pregnancy and miscarriage, but not stillbirth. The reason for this are unknown. अच्छा, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। इसकी भी जो रीज़न भी नहीं पता, अगर आप नहीं भी याद रखेंगे इस पॉइंट को, तो कोई मसला नहीं है। आई जस्ट एडेड क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था जानना, मैंने सिर्फ फॉर जनरल नॉलेज ये पॉइंट ऐड कर दिया था। वर्क एब्सेंटीज्म रिजल्टिंग इन लॉस्ट वेजेस इज मोर फ्रीक्वेंट इन पेशेंट्स विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यानी होता क्या है कि किसी सुबह सुबह 3 दफ़ा डायरिया हो गया, फिर और बंदे ने जो है वो अपनी जॉब से छुट्टी कर ली कि मुझे तो इन्फेक्टिव डायरिया हो गया, ठीक है। सो वर्क एब्सेंटीज्म इसमें हो जाता है क्योंकि पेट में मनोर पड़ रही है, डायरिया ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ी वीकनेस फील हो रही होती है। सो छुट्टियाँ ज़्यादा करते हैं पेशेंट्स, या लाइफ डिस्टर्ब होती है, जैसे मैंने कहा इरिटेटिंग और एक डिस्टर्बिंग बेसिकली कंडीशन है, तो उसकी वजह से जो है वो मसले होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अगर चैट बॉक्स पे
Any questions? Sorry, क्वेश्चन लिखा चैट बॉक्स में। जो क्वेश्चन करेंगे लिखना चैट बॉक्स में, नाम याद है। Okay, so we have time, तो मैं जल्दी से एक हाँ या हमारे पास थोड़ा सा और टाइम है, 5 मिनट से थोड़ा सा है ऊपर, तो मैं जल्दी से एक रिव्यू कर लेती हूँ लेक्चर को जल्दी से फास्ट सा। बेसिकली एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं है, फंक्शनल है, आपके साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट से ताल्लुक रखता है, यंग फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, एंड जो है अडोलेसेंट्स को, टीनेजर्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसमें यूजुअली अगर आपकी हिस्ट्री बहुत टिपिकल है तो आपको इन्वेस्टिगेट करने की नीड नहीं पड़ती, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड हम इन्वेस्टिगेट इतना करते हैं कि बेसलाइन कराते हैं, CBC टूल दिया कम से कम एल्बुमिन हम करा लेते हैं, रूल आउट एनी इन्फ्लेमेटरी और मैनर्स स्टेट, एनी इस किस्म की चीज़ को हम रूल आउट कर लेते हैं इससे, ठीक है, कोई एनीमिया तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ठीक है। अलार्म फीचर्स आपके इम्पोर्टेंट होते हैं बेसिकली कि भाई अलार्म फीचर्स में आपका वेट लॉस तो नहीं हो रहा, एनोरेक्सिया तो नहीं हो रहा, रेक्टल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं हो रहा, कोई 50 ईयर ओल्ड या 50+ ईयर ओल्ड तो नहीं है, मेल्स पेशेंट्स हैं, नॉक्टर्नल सिम्टम्स हैं आपके, ठीक है, तो ये बेसिकली अलार्म फीचर्स हैं आपके। उसके अलावा इसका जो क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, बेसिकली इसको रोम 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहते हैं, ठीक है। रोम 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो उसके अंदर आपका 3 मंथ्स तक के जो है वो कम से कम हर वीक में एक दफ़ा एब्डोमिनल पेन हुआ हो, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड हो या तो एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद है वो आपका डिफ्रिकेशन के साथ हो, या स्टूल फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड हो, या उसके स्टूल फॉर्म के साथ एसोसिएटेड, चेंज इन फॉर्म के साथ। तो बेसिकली ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसको रोम 4 क्राइटेरिया 2016 कहते हैं। ट्रीटमेंट में बेसिकली इन्वेस्टिगेशन हमने पहले ही बता दी कि अगर आपके अलार्म फीचर्स हैं देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट सीलिएक डिजीज के लिए एंटी-TTG कराते हैं, एंड जो है वो एंटी-TTG कराते हैं। ये जो रेस हैंड कर रहे हैं इनका सवाल कहाँ है? सवाल समझ नहीं दे रहा। So सो बेसिकली आपने जो है वो रूम क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, आपने अलार्म फीचर्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट कर लिया। मैनेजमेंट में साइकोथेरेपी है, साइकोलॉजिकल आपने उसकी थेरेपी करनी है, हिप्नोथेरेपी आती है, उसमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती हैं, उस वॉकिंग एडवाइस कर सकते हैं, मॉडरेट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स, यानी डायरिया तो डायरिया की मेडिकेशन, एब्डोमिनल पेन है तो एंटीस्पास्मोटिक्स कर दिए, कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की दवाई, रिफैक्सिमिन जो नॉन एब्जॉर्बल एंटीबायोटिक है उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉज़े के लिए प्रोकाइनेटिक्स एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट मेडिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। इसमें आपकी 4 प्रेजेंटेशन होती हैं, डायरिया प्रीडोमिनेंट, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, दोनों मिक्स टाइप हो सकते हैं और एक नॉन स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। सो ये डिफरेंट आपकी प्रेजेंटेशन होती हैं। और लास्ट में प्रोग्नोसिस का हमने डिस्कस किया कि प्रोग्नोसिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी कोई एसोसिएशन नहीं है विद कैंसर और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और इसका जो है वो आपकी हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ लेकिन मेंटल हेल्थ से आपका ताल्लुक है, और आपकी जो है लाइफ डिस्टर्बेंसी होती है बिकॉज ऑफ द वर्क एब्सेंटीज़म भी हो सकती है, ठीक है। तो लेक्चर तो मेरा ख़त्म हो गया। एनी क्वेश्चंस? मुझे ग्रुप चैट में क्वेश्चन तो कोई नहीं दिख रहा। ओके जी।
मैम कैन IBS अकर अगेन आफ्टर ट्रीटमेंट? बेटा देखो, मैंने समझाया कि ये रिकरेंट इसके सिम्टम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आपका मेंटल स्टेट जो होता है ना, यानी जैसे आपकी अगर स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है तो आपके सिम्टम्स इंक्रीज हो जाएंगे। बीच में आप जब खुश हैं, कोई स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है आपकी, तो आपके बिल्कुल सिम्टम्स खत्म हो सकते हैं। अगर आप जैसे मैंने एग्जांपल दी थी वेकेशंस की, आप वेकेशंस पे गए हुए हैं, आप खुश होते हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होती उस वक्त, अगर आपके ऑफिस से कॉल नहीं आ रही है आपके पास, तो फिर आपके सिम्टम्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको कोई दवाई की भी नीड नहीं पड़ेगी। आपकी बेसिकली स्ट्रेस और आपकी डिप्रेशन अगर आपकी खत्म हुई हुई है तो आपके सारे सिम्टम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, जब आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ अगेन शुरू होगी तो फिर आपके सिम्टम्स दोबारा वापस रिकवर कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इवन स्ट्रेसफुल लाइफ खत्म होने के बाद भी सिम्टम्स रहते हैं तो उनको एंटी डिप्रेसेंट्स एडवाइस की जाती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का मसला होता है तो फिर उनको मुसलसल एंटी डिप्रेसेंट्स पे रहना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट्स को आप और फर्दर जो है वो, जैसे मैंने रिलैक्सेशन टेक्निक्स एडवाइस की थी, वो भी आप साथ साथ में वॉकिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स में एडवाइस करते हैं। और जो थोड़े रिलीजियस अगर बैकग्राउंड के साथ हैं या नहीं है, या आप समझते हैं, पहले पहले आपको पेशेंट को जानने की जरूरत है कि आप कोई रिलीजियस एडवाइस करें भी या नहीं करें। हर एक को पहली मुलाकात में उठ के आप नमाज पढ़ने की एडवाइस नहीं कर देते। तो अगर आपका पेशेंट रेगुलर है, आपको उसके लाइफस्टाइल के बारे में पता है, तो आप उनको नमाज वगैरह और रिलीजन की तरफ भी जो है वो फोकस करवा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिप्रेशन। तो अगर आप नमाज पढ़ते वगैरह तो वो भी आपको जो है वो, या जो भी उसका रिलीजन है, तो अगर वो इबादत की तरफ टर्न करता है तो वो भी दैट हेल्प्स